हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे साइक्लोट्रॉन के ऊपर। देखो, क्लास 12th फिजिक्स का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला यूनिट चल रहा था और उसी यूनिट में हमारा टॉपिक है आज का साइक्लोट्रॉन। तो देखो, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम धनावेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित कर सकते हैं। साइक्लोट्रॉन जो है उसकी सहायता से हम धनावेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित कर सकते हैं। मुख्यतः साइक्लोट्रॉन का उपयोग नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन के हम आविष्कारकों की बात करें तो साइक्लोट्रॉन का आविष्कार जो है वो E.O. लॉरेंस और लिविंगस्टोन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टोन के द्वारा साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया गया। और इसके लिए लॉरेंस को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो देखो, हम यहाँ पे साइक्लोट्रॉन के बारे में सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में उसके सिद्धांत, फिर उसकी कार्यविधि और फिर उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, फिर उसकी कुछ सीमाएं देखेंगे अपन। तो इस तरीके से अपने को इस साइक्लोट्रॉन का जो अपना ये टॉपिक है इसमें 4-5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन एक तरीके से मैंने आपको बताई कि भाई साइक्लोट्रॉन जो है वो एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से धनात्मक भारी कणों को या धनावेशित भारी कणों को उच्च वेगों तक त्वरित किया जा सकता है। इसका उपयोग हम नाभिकीय भौतिकी में करते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया? लॉरेंस और लिविंगस्टोन, E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टोन नामक साइंटिस्ट ने मिलकर किसका आविष्कार किया? साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी संरचना की। तो देखो, साइक्लोट्रॉन जो है उसमें क्या होते हैं। साइक्लोट्रॉन की संरचना आप लोगों को दिख रही होगी जो मैंने सामने बोर्ड पे बनाई हुई है। साइक्लोट्रॉन में दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव होते हैं। ये आपको दिख रहा है N ध्रुव और ये S ध्रुव। ठीक है, दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव होते हैं N और S ध्रुव। इन शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में दो डी आकृति के धातु के पात्र इनके मध्य इस तरीके से क्षैतिज रखे जाते हैं। जैसे ये हमारे पास में दो, ये N ध्रुव, ये S ध्रुव और इसके बीच में इस तरीके से क्षैतिज क्या रखा जाता है? दो डी आकार के धातु के पात्र रखे जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये खोखले होते हैं, यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में दो डी आकार के धातु के खोखले पात्र रखे जाते हैं। ठीक है, ये जो धातु के खोखले पात्र हैं इन दोनों के जो व्यास हैं वो बिल्कुल एकदम समांतर होते हैं और बिल्कुल समीप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इनके मध्य भाग में यहां पर ये धनात्मक, जैसे इसको मैं O पॉइंट नाम दूं तो O पॉइंट पर धनात्मक कण उत्सर्जक स्रोत रखा जाता है। धनात्मक कण उत्सर्जक स्रोत। ठीक है, यहां पे धनात्मक कण उत्सर्जक स्रोत रखा जाता है। और ये जो दोनों डीज हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? डी आकार के पात्रों को डीज कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये जो डीज हैं इनको उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाता है जिसकी वोल्टेज करीब 10⁴ वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁶ हर्ट्ज के लगभग होती है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है, प्रत्यावर्ती विभवांतर है, ये प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो आवर्ती दोलित्रों का उपयोग किया जाता है। रेडियो आवर्ती दोलित्रों का। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी संरचना की।
ठीक है, इसकी संरचना में अपने को 2-4 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि दो शक्तिशाली क्या होते हैं चुंबक के ध्रुव N और S के बीच में दो धातु के खोखले डी आकार के पात्र, जिन्हें क्या कहते हैं हम डीज कहते हैं, के मध्य क्षैतिज रखे जाते हैं। ठीक है, इन दोनों डीज के व्यास परस्पर क्या होते हैं समांतर होते हैं। इनके मध्य स्थान में एक धनात्मक कण उत्सर्जक स्रोत लगा हुआ रहता है और ये जो डीज हैं इनको हम उच्च वोल्टता के प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ते हैं, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इन डीजों पर जो है उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है। किसकी सहायता से? रेडियो आवर्ती दोलित्र की सहायता से। ठीक है, तो ये तो बात थी इसकी संरचना की। और इसी के साथ इसमें देखो क्या होता है, ये जो डीज होती हैं इनमें एक ये इस तरीके से ये विंडो लगी होती है। तो ये तो बात थी इसकी स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो देखो ये जो साइक्लोट्रॉन है इसमें हम क्या करते हैं, धनावेशित कणों को उच्च वेग तक क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से धनावेशित कण त्वरित होता है, इसका सिद्धांत क्या है ये देखना चाहते हैं अपन। तो देखो साइक्लोट्रॉन में जो धनावेशित कण है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में गति करता है। ठीक है, ये जो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है इसमें अपने को पहला पॉइंट तो क्या ध्यान रखना है, साइक्लोट्रॉन में जो धनावेशित कण हैं, भारी धनावेशित कण जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में गति करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अपने को क्या याद रखना है इसमें, ये जो धनावेशित कण हैं इनको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से बार बार गुजारा जाता है। इनको क्या किया जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से बार बार गुजारा जाता है। अब जो विद्युत क्षेत्र होता है वो तो क्या करता है, कण को त्वरित करने का काम करता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कण को क्या करता है, वृत्तीय पथ प्रदान करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तो कण को क्या करता है, त्वरित करता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कण को क्या करता है, वृत्तीय पथ प्रदान करता है। ठीक है, करता है। तो इसके सिद्धांत में हमने को 3 लाइन लिखनी है। देखो क्या क्या, पहली तो साइक्लोट्रॉन में जो धनावेशित कण है, भारी धनावेशित कण है, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में गति करता है। ठीक है, भारी धनावेशित कण को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से बार बार गुजारा जाता है। अब जो विद्युत क्षेत्र है वो तो कण को क्या करता है, त्वरित करता है, और चुंबकीय क्षेत्र कण को क्या करता है, वृत्तीय पथ प्रदान करता है। ठीक है, अब ये बात भी समझेंगे अपन कि ये किस तरीके से त्वरित और वृत्तीय पथ ये क्या मिलता है। ये अपने को सिद्धांत में 3 लाइन लिखनी है। ठीक है, ओके, अब अपन इसकी वर्किंग के ऊपर चलते हैं, क्रियाविधि के ऊपर। ठीक है, देखो अब कार्यविधि की बात करते हैं अपन इसकी। वर्किंग देखो किस तरीके से काम करता है ये साइक्लोट्रॉन, किस तरीके से इसमें धनावेशित कण त्वरित होता है। तो जैसा कि मैंने इसकी संरचना में बताया कि जो ये डीज होते हैं इनको हम उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से हमने जोड़ा है, और साथ में हमने इनको क्या रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में भी रखा है, यानी कि N और S ध्रुवों के बीच में रखा है। तो N और S ध्रुवों के बीच में रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बीच का एरिया है, ये जो एरिया है इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र भी है। ये अपन ने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, ये N और S लगाया, इसका मतलब इस क्षेत्र में क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया। तो अब देखो यहाँ पे जो विद्युत अपन ने ये जो वोल्टता स्रोत लगाया है, ये कैसा प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत आरोपित किया है अपन ने, एसी सोर्स है ना। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत में क्या होता है, देखो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के बारे में वैसे अपन 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है, इसमें जो है हम धारा की दिशा की बात करें तो धारा की दिशा और परिमाण लगातार समय के सापेक्ष क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है ना, अगर अपन ग्राफ बनाएं समय के सापेक्ष धारा का,
ठीक है, इस अक्ष पे अपन आई ले लें, इस अक्ष पे अपन टी ले लें, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक साइकिल पूरा हो गया कैपिटल टी, ये t/2। ठीक है, तो हाफ साइकिल में धारा कैसी होती है, पॉजिटिव, और ये अगले हाफ साइकिल में क्या हो जाती है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब ये है कि धारा की दिशा जो है बदल जाती है ना, डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अपन इस तरीके से मान लें कि भाई टी समय पर जो है, अगर ये d1 जो है ये तो क्या है, धनात्मक, और ये d2 क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, t समय पर d1 तो क्या है, धनात्मक, और d2 क्या है, ऋणात्मक है। तो यहां पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किधर होगी, d1 से d2 की ओर। ये क्यों होगी, क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, तो इसको अगर अपन पॉजिटिव माने d1 को, और d2 को क्या माने, नेगेटिव माने, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा d1 से d2 की ओर। ठीक है, अब हमने बीच में यहां पे क्या रखा हुआ है, धनात्मक कण उत्सर्जक स्रोत रखा हुआ है, यानी कि इससे क्या होंगे, धनात्मक कण उत्सर्जित होंगे। ठीक है, अब जब विद्युत क्षेत्र की दिशा d1 से d2 की ओर होगी, तो इससे धनात्मक कण उत्सर्जित होगा, उसके ऊपर बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा में मतलब इस तरीके से। तो देखो, इसके लिए यहां पे इसको जैसे पॉजिटिव मान लिया, इसको अपन ने नेगेटिव मान लिया, यहां पे धनात्मक कण उत्सर्जक स्रोत है, इससे कण उत्सर्जित हुआ, तो इसके ऊपर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, d1 से d2 की ओर। तो ये जो धनावेशित कण है ये d2 में प्रवेश कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे बात करें, ये तो बात करी अपन ने विद्युत क्षेत्र की। अब हमने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित कर रखा है। तो जैसा कि मैंने सिद्धांत में भी तुमको बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र कण को वृत्तीय पथ प्रदान करता है। कैसा पथ प्रदान करता है, वृत्तीय पथ। ठीक है, तो अब कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, यहाँ पे N है, यहाँ पे क्या है, S ध्रुव है। ठीक है, इसके प्रभाव में क्या हो जाता है, इस तरीके से घूम जाता है। ठीक है, वृत्तीय पथ पर मुड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये बाहर निकलता है, ठीक उसी क्षण, जैसे ही धनावेशित कण d2 से बाहर निकलता है, ठीक उसी क्षण क्या होता है, ये जो d1 है ये तो ऋणात्मक, और d2 क्या हो जाता है, धनात्मक, यानी कि ये तो नेगेटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। कब, t+t/2 समय पर। ठीक है, जैसा कि मैंने अब ये ग्राफ बताया कि भाई t/2 समय बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से t+t/2 समय पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा अब d2 से d1 की ओर हो जाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अब d2 से d1 की ओर। तो जैसे ही कण इस d2 से बाहर निकलता है तो कण पर बल अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा है d2 से d1 की ओर, यानी कि कण पर d2 से d1 की ओर बल लगता है और कण तुरंत इस d1 में प्रवेश कर जाता है। अब हमने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कण वृत्तीय पथ पर घूम जाता है। जैसे ही कण d1 से बाहर निकलता है तो d1 पॉजिटिव और d2 क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब कण पर बल d1 से d2 की ओर लगता है विद्युत बल। ठीक है, तो कण d2 में प्रवेश कर जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर घूम जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कण जिस दिशा में गति करता है उसी दिशा में उसके ऊपर क्या काम कर रहा है, विद्युत बल काम कर रहा है ना। तो इसी वजह से अपन ने कहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये तो कण को क्या करता है, त्वरित करता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कण को क्या करता है, वृत्तीय पथ प्रदान करता है। ठीक है,
तो इस तरीके से कण बार बार इस वृत्तीय पथ में घूमता हुआ कण की गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती जाती है और अंततः यहाँ पे क्या होती है, खिड़की होती है, विंडो। देखो इसकी स्ट्रक्चर में मैंने बताया था अभी, ये क्या है, विंडो। इस विंडो की सहायता से धनावेशित किरण पुंज प्राप्त कर लिया जाता है, धनावेशित किरण पुंज प्राप्त कर लिया जाता है, और जिसको हम किसके ऊपर डालते हैं, लक्ष्य नाभिक के ऊपर डालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो गई, इसकी कार्यविधि हो गई। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो देखो यहां पे मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा। देखो मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें अपन, तो जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि भाई ये धनावेशित जो कण है वो इस तरीके से वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है। ठीक है, तो अब इस कण को वृत्तीय पथ जो है वो कौन प्रदान करता है, विद्युत चुंबकीय बल, जिसे हम क्या कहते हैं, लोरेंज बल। ठीक है, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए कण को किसकी आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की। तो अभिकेंद्रीय बल किससे मिलता है उसको, अभिकेंद्रीय बल जो है वो लोरेंज बल से प्राप्त होता है, लोरेंज बल से। देखो अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है भाई, अभिकेंद्रीय बल का मान mv²/r। अच्छा, ये mv²/r कैसे लिख दिया, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे m तो क्या है, इस धनावेशित कण का द्रव्यमान है, और v क्या है, उसका वेग है, और यहाँ पे r की बात करें तो उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। लोरेंज बल की बात करें तो लोरेंज बल QV B। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल किससे संतुलित होता है, लोरेंज बल से। लोरेंज बल का मान QV B। ठीक है, यहां से V से V कैंसिल हो गया। अब देखो, अब ये जो संबंध अपन ने लिखा, इस संबंध से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालेंगे, QV इसके बटे में आ जाएगा mv/QB, r का मान। ठीक है, इसी तरीके से यहां से अगर अपन वेग निकालना चाहें तो वेग का मान भी निकाल सकते हैं। देखो वेग का मान क्या हो जाएगा, v से v कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा QBr/m। ठीक है, आवर्तकाल निकालना चाहें तो आवर्तकाल कैपिटल T, आवर्तकाल का मान क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 2πr बटा में v। अब देखो r की वैल्यू रख दें या फिर v की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो v की वैल्यू अगर अपन रखेंगे तो देखो 2πr, v की वैल्यू QBr/m, r से r कट गया, तो t का मान कितना आ गया, 2πm/QB। ये किसका मान आ गया, आवर्तकाल का मान आ गया। आवर्ती की बात करें तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा QB/2πm। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा की बात करें अपन तो देखो गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है, 1/2 mv², 1/2 mv²। अच्छा, अब यहाँ पे अपन अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम d की त्रिज्या कैपिटल R माने, d की त्रिज्या कितनी माने, कैपिटल R, तो कण अधिकतम गतिज ऊर्जा कब प्राप्त करता है, जब उसकी त्रिज्या जो है, उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या किसके बराबर हो जाती है, d की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि जो ये वृत्ताकार पथ पर कण घूम रहा है, इसकी त्रिज्या किसके बराबर हो जाती है, d की त्रिज्या के बराबर। d की त्रिज्या अपन मान लेते हैं कितनी, कैपिटल R। ठीक है, तो यहां से जो v का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, अधिकतम गतिज ऊर्जा की स्थिति में QBr/m। ठीक है, अच्छा हम कैसे गतिज ऊर्जा निकालेंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो देखो EK = 1/2 m
v का मान वहां से लिखेंगे। देखो क्यू स्क्वायर लिखना है अपने को, बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर, एम से एम कट गया, कितना आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा में 2m ई के का मान। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, अब कोणीय आवर्ती की बात करें तो कोणीय आवर्ती इसकी ओमेगा बराबर कोणीय आवर्ती ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू, न्यू का मान ये रहा, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो आवर्ती का मान है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी अपॉन एम, ओमेगा की वैल्यू आ गई है। अब अपन बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की सीमाओं की, लिमिटेशंस की, कि कहां कहां पर ये साइक्लोट्रॉन जो है काम नहीं करता। तो देखो जैसा कि हमने बताया कि साइक्लोट्रॉन जो है वो धनावेशित कणों को, और धनावेशित के साथ भी मैंने एक शर्त लगाई, धनावेशित भारी धनावेशित कणों को क्या करता है त्वरित करता है। तो इसकी सीमाओं में अपने को मुख्यतः दो बात तो ध्यान रखनी है। नंबर एक तो ये कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से हल्के कणों को त्वरित हम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, अनावेशित कणों को, अनावेशित या उदासीन कणों को हम त्वरित नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट हम उसमें ये कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट और पहले पॉइंट के लगभग जैसा ही हो जाएगा, कि जो कोई कण प्रकाश के वेग से गतिमान होते हैं, है ना, प्रकाश के वेग से गतिमान कण, इन कणों को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सापेक्षिकता के सिद्धांत से ये जो कण हैं इनका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाता है नगण्य हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने को इसकी लिमिटेशंस ध्यान रखनी है। और उपयोग की अपन बात करें तो देखो उपयोग जो है इसका नाभिकीय भौतिकी में होता है एक तो, ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जो साइक्लोट्रॉन है उसकी सहायता से जो हमें धनावेशित पुंज प्राप्त होते हैं, उच्च वेगों के या त्वरित धनावेशित जो पुंज प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग हम नाभिकीय भौतिकी में करते हैं। किसके लिए करते हैं? नाभिकीय संरचना की जानकारी प्राप्त करने में, ठीक है। दूसरा, इनकी सहायता से रेडियो एक्टिव तत्वों की भी खोज की जाती है, रेडियो एक्टिव तत्वों का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये बात थी साइक्लोट्रॉन की